हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर, इसका सारा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको पता है कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में दो बुक आते हैं, एक विश्व भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक विश्व में राजनीति। तो आज हम कवर करेंगे बुक 2 विश्व की राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 1 जो सबसे पहला चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध का दौर क्या है, क्या था शीत युद्ध, क्या था द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, अमेरिका कौन है, सोवियत संघ कौन है, क्या इसके बीच लड़ाई था, कैसी लड़ाई थी, सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध वो घटना है जहां से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। आपको पता है कि विश्व में दो युद्ध हुए हैं जिसको विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसे प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, जो 1914 यानी 1914 से लेके 1918 तक लड़ा गया था। इसमें भी दो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इसमें भी जो मित्र राष्ट्र वाले हैं वो जीत गए थे और धुरी राष्ट्र की पराजय हुई थी। सेम उसी तरीका से द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब से कब तक हुई, 1939 से 1945 तक यानी 6 साल द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई है। इसमें भी मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र विजय होते हैं और धुरी राष्ट्र को पराजय मिलती है। तो कौन थे मित्र राष्ट्र, क्या था द्वितीय विश्व युद्ध, सारा कुछ अच्छे से समझते हैं। ध्यान से सुनना कि ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पहले विश्व युद्ध के साथ ही बनने लगी थी। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तभी से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, ऐसा माना जाता है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को हारने के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ा। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीते थे और धुरी राष्ट्र हार गए थे। धुरी राष्ट्र कौन थे, जर्मनी थे, तुर्की थे। तो इस सब की पराजय हुई थी और अमेरिका रूस वाले जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत गए थे। ठीक है, तो जो जर्मनी की पराजय हुई तो जर्मनी को वर्साई संधि पे हस्ताक्षर करना पड़ा, इसको बहुत भारी नुकसान भी भुगतना पड़ा। इसे एक बड़े भूभाग को खोना पड़ा एवं सोना को सीमित कर दिया गया। इसका जो जर्मनी का जो एक बहुत बड़ा भूभाग है उसको भी खोना पड़ा, सोना भी लिमिट कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अगर आप युद्ध हारते हैं तो उसका आपको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत बुरा हुआ था। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, सितंबर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, जो 6 वर्षों तक चलने वाला। इस युद्ध में अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ और करोड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। ये जो विश्व युद्ध हुआ, जो 6 साल विश्व युद्ध चला, इसमें बहुत नुकसान हुआ। लड़ाई होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी नुकसान होती है। तो इस विश्व युद्ध में बहुत सारे संपत्ति, पैसे का नुकसान हुआ, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ और बहुत सारे बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग मारे गए। युद्ध में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, तो बहुत सारे बेगुनाह, करोड़ों बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। इस युद्ध में करीब 70 देशों ने भाग लिया एवं संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया। इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, 70 देश ने भाग लिया था और पूरा विश्व जो था वो 2 गुट में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र की तरफ और एक धुरी राष्ट्र की तरफ, जिसे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से पुकारा जाने लगा। अब मित्र राष्ट्र में कौन देश थे, तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ जो कि रूस इसी देश संघ में आता है, फिर ब्रिटेन है यानी इंग्लैंड वाला हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे बड़े बड़े देश जो थे वो मित्र राष्ट्र में थे। और इसकी लड़ाई थी धुरी राष्ट्र से। धुरी राष्ट्र में कौन, जो पिछली बार हारे थे 1914 से 18 वाले प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी। इस बार जर्मनी के साथ था जापान और इटली। इसमें जापान का बहुत नुकसान होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में होता है क्या, समझो। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ वो बहुत ही बुरा अंत हुआ और इसमें जापान जो है वो बहुत बर्बाद हो गया। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया और जहां से ये जो 2 शहर है वो ऑलमोस्ट समझो कि मिट ही गया। ये जापान के साथ हुआ। इससे क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत हो गया। अब द्वितीय विश्व का सबसे बड़ा सवाल है कि ये युद्ध हुआ क्यों, इसका कारण क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण का बात करा जाए तो सबसे पहले बात जो है कि जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार हुआ था। इसमें सबसे बड़ा जो द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण है जर्मनी।
मित्र राष्ट्र ने क्या करा, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार किया था, जिस वजह से जर्मनी बदला लेने के लिए आतुर था। जो प्रथम विश्व युद्ध होता है इसमें जर्मनी हार जाता है तो इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा, जमीन का हिस्सा वो छीन लिया जाता है और सोना पर भी इसको लिमिट लगा दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, इसके साथ गलत व्यवहार हुए। तो जर्मनी में आप जानते हैं कि कौन थे, हिटलर। जर्मनी का कौन था, तानाशाह था हिटलर, वो जर्मनी में आ चुका था और जर्मनी बदला लेना चाहता था मित्र राष्ट्र से, ठीक है। इस वजह से वो उसी समय जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, दो तानाशाह, एक जर्मनी में हिटलर और इटली जो जर्मनी का सपोर्टर था, समर्थक था, धुरी राष्ट्र में देश था, उसमें मुसोलिनी ने सत्ता पर आकर दूसरे विश्व युद्ध के बीच बो दिए। जो जर्मनी में दो बड़े तानाशाह का उदय हुआ, जर्मनी में आए हिटलर और इटली में आए मुसोलिनी, इन दोनों ने जर्मनी और इटली को विश्व युद्ध की तरफ कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ कर दिया। अब आगे क्या होता है, जो तानाशाह शक्तियों का ये जन्म हो जाता है जब हिटलर आया जर्मनी में। उस समय सभी देश अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे थे, तभी हिटलर एवं मुसोलिनी दोनों कट्टर तानाशाह बनकर उभरे। दोनों ने ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया और राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनने से इनकार कर दिया। दोनों नेता जो थे हिटलर और मुसोलिनी, ये तानाशाह थे, एकदम कट्टर तानाशाह थे और लोकतंत्र को पसंद नहीं करते थे, लोकतंत्र को खत्म कर दिया और तानाशाही शासन चलाते थे जर्मनी में भी और इटली में भी, ठीक है। अब जो इसका एक और रीजन अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध का, एक कारण क्या था, विश्व मंदी का असर। पहला कारण क्या है कि जर्मनी बदला लेना चाहता था, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, जो ये तानाशाही शासन की ओर जाता था और तानाशाही शासन बना दिया था, लोकतंत्र खत्म कर दिया था, इस वजह से लड़ाई होने का एक रीजन माना जाता है। फिर 1930 ईस्वी में जो वैश्विक आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। 1930 की जो दुनिया भर में मंदी हो गई थी, जो बाजार में जो सामान नहीं मिल रहे थे, अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गया था, ये भी एक रीजन था कि विश्व का जो मार्केट है, विश्व में मंदी छा गया था। इस रीजन से भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना पड़ा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज का बात करा जाए तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने, सबसे पहले शुरुआत जो है जर्मनी ने करा था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया था हमला करके। यहाँ देखिए नक्शा में ये जर्मनी है और यहाँ पोलैंड है। जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। पोलैंड कौन है, पोलैंड अमेरिकी समर्थक देश है, जो अमेरिका को समर्थन देते हैं, सोवियत संघ को समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। पोलैंड के समर्थन में आकर फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जर्मनी ने इटली पर कब्जा करा और जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा करा और पोलैंड के समर्थन में फ्रांस और इंग्लैंड ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने किस पर हमला कर दिया, जर्मनी पर हमला कर दिया। यहाँ से द्वितीय विश्व की शुरुआत होती है। अब इसका अंत कैसे होता है, ये जो 6 सालों तक चलने वाला है ये युद्ध, जिसमें दुनिया 2 देशों में बट गया था, 2 गुटों में बट गया था, इसका अंत कैसे हुआ। इसका अंत जो है वो जर्मनी ने इंग्लैंड को हराने में नाकाम रहा। इसके अंत होने का पूरा चीज समझते हैं कि जर्मनी जो है वो इंग्लैंड को हरा नहीं पाया और 1944 ईस्वी में इटली ने अपनी हार मान ली। इसमें जो धुरी राष्ट्र में जो देश थे जर्मनी और इटली थे, तो जर्मनी इंग्लैंड को हरा नहीं पाता और इटली जो है वो हार मान लेता है, वो पीछे हट जाता है युद्ध से, ठीक है। इससे क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। और अंत कैसे होता है, अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिससे लाखों लोग मारे गए। ये आप परमाणु बम देख सकते हैं कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया। फिर हिटलर ने भी घुटने टेक दिए, जो उसका तानाशाह था, जो जर्मनी को, पूरे देश को उकसाता था लड़ाई के लिए, जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। जब हिटलर का अंत ही हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इसका सबसे बड़ा घटना, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा घटना है अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना। परमाणु बम और अमेरिका जो है 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराते हैं। 2 अलग अलग परमाणु बम 2 अलग अलग दिन जापान के 2 अलग अलग शहर पे गिराते हैं। याद रखना, 2 अलग अलग परमाणु 2 अलग अलग दिन को जापान के 2 अलग अलग शहरों पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है। दोनों बम की क्षमता 15 से 21 किलो टन तक थी। उसका वजन, एक परमाणु बम का वजन कितना था, 15 से 21 किलो टन था।
परमाणु बम कैसे बनता है? यूरेनियम से बनता है। तत्वतः अभी परमाणु बम का ही तो लड़ाई हो रहा था, ईरान वर्सेस इजराइल, कुछ समय पहले जो लड़ाई हो रहा था जो खत्म हो चुका है, तो इसमें भी परमाणु बम का लड़ाई ही था कि परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था, ये सब कॉन्टेक्स्ट है। तो परमाणु बम, एक परमाणु बम जो होती है उसकी क्षमता जो होती है 15 से 21 किलो टन तक थी, जो अमेरिका के पास था, और जिसका नाम अमेरिका ने रखा था, एक परमाणु बम का नाम रखा था लिटिल बॉय और एक का नाम रखा था फैटमैन। दो परमाणु बम थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैटमैन। अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने का कुछ विद्वानों द्वारा समर्थन किया गया तथा अन्य द्वारा विरोध किया गया। ये जो अमेरिका के द्वारा जापान पर बम गिराया गया है, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो इसके समर्थन में थे, जो कहते थे कि अमेरिका सही काम किया। कुछ ऐसे देश भी है, ऐसे लोग भी जो कहते थे अमेरिका ने गलत करा, जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा के बहुत ही गलत काम किया। तो दोनों तरह के विचारधारा है, दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। अब जो परमाणु बम का पूरा सारा कुछ समझते हैं कि कब कैसे गिराया गया था। ये हिरोशिमा है, जहां 6 अगस्त को हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। कौन सा परमाणु बम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया जाता है। वहीं उससे 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे फैटमैन परमाणु बम गिराया जाता है। यहाँ कौन है? फैटमैन है, ठीक है, फैटमैन। और यहाँ लिटिल बॉय, लिटिल बॉय जो पहला परमाणु बम है वो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया जाता है। जो दूसरा परमाणु बम है फैटमैन, वो नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया जाता है, ठीक है। अब इस जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, इस पे कुछ आलोचक का क्या आलोचना है? आलोचक उसे कहते हैं जो आलोचना करता है। आलोचना क्या होता है? बुराई करना, किसी के विरोध में बात करना। तो जो आलोचक है, आलोचकों ने कहा कि बम गिराना जरूरी नहीं था, जो इस अमेरिका के समर्थन में नहीं था, सपोर्ट में नहीं था, आलोचना करे तो उनका मानना था कि अमेरिका को बम गिराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जापान हार मानने वाला था और बम गिरने से केवल विनाश हुआ। क्योंकि जापान के जो जर्मनी सपोर्टर थे, जैसे जर्मनी घुटना टेक दिया, हिटलर घुटना टेक दिया, जर्मनी इंग्लैंड को नहीं हरा पाया, इटली भी जो है हार मान ही लिया, तो जापान भी हार मानने वाला था। लेकिन जापान पे परमाणु बम जो गिराया उससे बहुत विनाश हो गया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य अमेरिका द्वारा शक्ति प्रदर्शन था, और आलोचक का मानना था कि इस हमले के पीछे जो असली कहानी है वो अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहता है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि कितनी बड़ी महाशक्ति है, कितना पावरफुल है। इस उद्देश्य के तहत अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया। परमाणु बम गिराने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो धुरी राष्ट्र में 3 देश थे, जापान, जर्मनी और इटली। इटली हार मान लिया था, जर्मनी हरा नहीं पाया, जर्मनी का हिटलर जो था वो भी घुटना टेक दिया, तो जापान हार मान ही जाता, हार ही जाता, तो परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका सिर्फ एक उद्देश्य के तहत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके पास कितनी बड़ी शक्ति है, वो किसी पर परमाणु बम गिरा सकता है, किसी को सेकंडों में खत्म कर सकता है। इस उद्देश्य के तहत अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया। ऐसा किसका कहना था? ये उसके आलोचकों का कहना था, ठीक है, आलोचकों का कहना था। अब जो इसके समर्थक थे, जो अमेरिका का समर्थन करते हैं, अमेरिका के समर्थकों ने कहा कि आगे होने वाली हानि को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था। जो समर्थक थे, जो सपोर्ट करने वाले थे, उनका यह मानना था कि भविष्य में होने वाली, जापान कुछ कर देता, आगे जो घटना होती उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। इसलिए परमाणु बम जो है वो गिराया गया, ताकि आगे जो भी घटना होने वाला था वो ना हो, आगे की घटना को देखने के लिए, देखते हुए, भविष्य को देखते हुए, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या निकले, रिजल्ट क्या निकला? ये जो 6 साल युद्ध चला, जिसमें जापान पे बम गिराया गया, जर्मनी हार गया, इटली हार गया, इससे परिणाम क्या निकला? तो इसके परिणाम को समझेंगे। जन व धन की अत्यधिक हानि हुई, यानी लोगों की और पैसा की बहुत ज्यादा नुकसान हुए। लोगों भी, बहुत सारे लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अमेरिका एवं सोवियत संघ का शक्ति के रूप में उदय हुआ, और यही विश्व युद्ध है। इसके बाद 2 महाशक्ति आए, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, इसकी भी स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। फिर साम्यवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, यानी साम्यवादी लोग, विचारधारा के लोग जो है, इसकी वृद्धि हुई, इसकी संख्या बढ़ी, खासकर सोवियत संघ में। शीत युद्ध का आरंभ हुआ, जो आपका चैप्टर है शीत युद्ध, कोल्ड वार, इसकी भी शुरुआत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, ठीक है। उपनिवेशवाद का पतन हो गया। जो उपनिवेशवाद
सिस्टम चल रहा था कॉलोनी वाला, उसका जो है वो पतन हो गया, उसका अंत हो गया। यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन, जो यूरोप का राजनीतिक नक्शा था, जो पॉलिटिकल नक्शा था, उसमें बदलाव हुए। ये सब कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, यानी ये रिजल्ट है, ये असर हुआ। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा असर जो है वो है शीत युद्ध। अगर निष्कर्ष की बात करें, एंड रिजल्ट क्या निकला, तो द्वितीय विश्व युद्ध ने भयंकर तबाही मचाई, जिसे आज भी जापान में देखा जा सकता है। ये जो परमाणु बम गिराने वाला हमला घटना था, आज भी उसे देखा जा सकता है। जापान में गिरे परमाणु बम के निशान मिटे नहीं, आज तक हिरोशिमा और नागासाकी पे वो निशान जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके बाद इस युद्ध ने यह तो तय कर दिया कि देशों के बीच समय समय पर बातचीत होना जरूरी है। इस युद्ध से एक बात कंफर्म हो गया कि जो देश का रिलेशन है, जो देश का संबंध है, वो संबंध के लिए देशों में समय समय पर बातचीत होना, मिलना जुलना, ये होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ इस युद्ध में कई सारे नए आविष्कार भी हुए, जैसे जेट इंजन और रडार। इस युद्ध के दौरान बहुत सारे नए नए आविष्कार करे गए, जिसमें से कुछ आविष्कार जो है जो बहुत आगे काम आया, जेट इंजन है, रडार है, इस सब का आगे बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये सबकी भी आविष्कार जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हुई। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो आज भी कार्य कर रहा है। यानी अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध का निष्कर्ष निकाले कि इस युद्ध के होने का फायदा क्या मिला, लाभ क्या मिला, तो सबसे बड़ा फायदा जो माना जाता है कि यूएन की स्थापना, यूनाइटेड नेशन बनना, जो आज भी कार्य कर रहा है देश भर में, दुनिया भर में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, देशों के बारे में निर्णय लेना हो, युद्ध के बारे में निर्णय लेना हो, शांति के बारे में निर्णय लेना हो, तो उसका एक बहुत बड़ा संघ है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, यूएन, जो आज भी काम करता है। और इसकी स्थापना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है। ठीक है, अब ये द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में सबसे बड़ा परिणाम जो है वो है शीत युद्ध। सबसे बड़ा परिणाम जो है वो शीत युद्ध का परिणाम है, जो 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने से लेकर 1991 तक चला, जब एक ध्रुव यानी सोवियत संघ जब तक जिंदा रहा, जब तक सोवियत संघ टूटा नहीं, तब तक ये शीत युद्ध चलता रहा। ठीक है, अब ये शीत युद्ध क्या होता है, आपने शीत युद्ध सुना, अब शीत युद्ध समझते क्या है। शीत युद्ध कोल्ड वॉर, शीत युद्ध एक ऐसे युद्ध को कहते हैं, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। दो महाशक्ति दुनिया में है, एक का अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, और यहीं से शुरुआत हुई शीत युद्ध की। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, ये किसके किसके बीच हो रहा है, ये आप यूएसएसआर रेड में देख सकते हैं। ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, सोवियत संघ को हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। जो रेड वाला सारा एरिया दिख रहा है वो सोवियत संघ के अंदर आता है, और जो आपको कोल्ड वार हॉट स्पॉट की बात कर, और जो आपको नाटो वाला ये ब्लू वाला दिख रहा है, नाटो वाला समर्थन, ये अमेरिका आता है। ये अमेरिका है और रूस सोवियत संघ, इस दोनों के बीच युद्ध था जिसे शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध क्या है, एक ऐसा युद्ध जो एक्चुअल में लड़ाई नहीं है, जिसमें ब्लड वाला लड़ाई नहीं, खून वाला लड़ाई नहीं, कभी ऐसी लड़ाई हुई नहीं, प्रतीत होती है कि लड़ाई होगी। मेन जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। किसकी विचारधारा, शक्ति की लड़ाई है, एक्चुअल लड़ाई नहीं है। शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित, बिना खून के, खून बहाए बिना, युद्ध ना होकर केवल विचारात्मक लड़ाई होती है। यानी बिना खून बहाए लड़ाई हो रही है लेकिन खून नहीं बढ़ रहा है, हो रहा है लड़ाई लेकिन दोनों देश आमने सामने नहीं आ रहा है, विचारधारा की लड़ाई है। ये इसके समर्थक के साथ कुछ कर रहा है, वो उसके समर्थक के साथ कुछ कर रहा है, वो इस देश में हस्तक्षेप कर रहा है, वो उस देश में हस्तक्षेप कर रहा है, ये वो हथियार बना रहे हैं, वो हथियार बना रहे हैं, ये उससे अच्छा बनना चाहता है, ये उससे अच्छा बनना चाहता है, इसी की लड़ाई है शीत युद्ध। ठीक है, जो किसके किसके बीच हो रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका। दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो दोनों महाशक्तियां युद्ध के अलावा अलग अलग तरीके, जैसे गठबंधन बनाकर, कोई संगठन बनाकर, हथियारों के निर्माण कर खुद तो एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती थी। अमेरिका चाहता था कि हम रूस से ज्यादा बेहतर हो, रूस से ज्यादा शक्तिशाली हो, यानी सोवियत से ज्यादा शक्तिशाली हो। सोवियत चाहता था अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली हो। सोवियत संघ क्या है, एक संघ है जिसमें 15 देश है और उसमें सबसे प्रमुख देश है रूस। ठीक है, और अवरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेते थे, कभी युद्ध नहीं करते थे, चाहते थे इससे बढ़िया वरना हथियार बनाकर, विचारधारा में गठबंधन कर छोटे छोटे देश के साथ मिलकर, कोई संगठन बनाकर, कोई नाटो बनाकर, कोई सीएटो बनाकर, कुछ भी बनाकर ये चाहता था कि इससे आगे निकले, उससे बेहतर बने। अमेरिका सोवियत से बेहतर बनना चाहता था, सोवियत अमेरिका से बेहतर बनना चाहता था। इसे ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब शीत युद्ध की शुरुआत का कारण क्या है, क्यों लड़ाई,
क्योंकि जब आप द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ रहे थे तो ध्यान से एक चीज नोटिस करे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है उस समय दो गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। जब आप मित्र राष्ट्र को देखेंगे तो वहीं आपको मिलेगा अमेरिका, वहीं मिलेगा सोवियत संघ। यानी जब विश्व युद्ध हुआ था तब ये दोनों देश एक साथ थे, अमेरिका भी एक साथ था, सोवियत संघ भी एक साथ था। तो ऐसा क्या हुआ कि आज अमेरिका चाहता है सोवियत से बेहतर बनना, सोवियत चाह रहा अमेरिका से बेहतर बनना। तो ऐसा क्या हुआ, इसका कारण क्या है कि दोनों के बीच शीत युद्ध हो गया। तो इसका जो मेन कारण है वो देखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी दोनों ही महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका की विचारधारा पूरी तरह से अलग थी। सबसे बड़ा रीजन है सोवियत की विचारधारा अलग थी और अमेरिका की विचारधारा अलग थी। इसी वजह से शुरुआत हुई शीत युद्ध के। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों देशों में जो एक समय मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, प्रथम विश्व युद्ध में भी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो दोनों देश में शीत युद्ध कैसे शुरू हो गए? तो इसका आप मेन कारण, मुख्य कारण बताएंगे कि दोनों देश की विचारधारा अलग थी। विचारधारा के कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और भी रीजन है वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले विचारधारा की बात करा जाए कि दोनों की विचारधारा क्या क्या है, तो अगर हम अमेरिका की विचारधारा की बात करें सबसे पहले, तो अमेरिका जो है वो पूंजीवाद विचारधारा को मानता है। किस विचारधारा को मानता है? पूंजीवाद विचारधारा। पूंजीवाद विचारधारा क्या है? पूंजीवाद के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथों में होता है, निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। पूंजीवाद व्यवस्था किसको कहते हैं? एक ऐसी विचारधारा जिसमें जो भी उत्पादन होगा देश के अंदर, जो भी उत्पादन मतलब आयात हो निर्यात हो, कुछ भी करना है, उसका फैसला लेने का अधिकार जो होता है वो एक आम जनता को होता है, एक सामान्य जनता को होता है। सरकार के पास इसका अधिकार नहीं होता। प्राइवेट कंपनी, जो निजी कंपनी होती है, निजी लोग होते हैं, वो कंप्लीट स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से आजाद होते हैं। वो अपना उत्पादन भी कर सकता है, वो आयात भी कर सकता है, निर्यात भी कर सकता है। उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवाद। ये अमेरिका में चलता था। दूसरा इसका विचारधारा उदारवाद विचारधारा। इस विचारधारा के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया जा सकता है। देश के अंदर जो जितना आजाद होना चाहिए उतना आजाद हो सकता है, आजाद होने की प्रयास कर सकता है। उदारवाद वाली व्यवस्था वो भी अमेरिका के अंदर थी। लोकतंत्र, अमेरिका कैसा था? लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता है। लोकतंत्र क्या होता है? जहां जनता का शासन होता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य जनता द्वारा अपने शासकों का चुनाव स्वयं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? जो भारत में व्यवस्था है, दुनिया भर के अधिकतर देशों में जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है? जनता के पास अधिकार होता है। जनता जिसे चाहे वो उसे अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, उसे अपना शासक चुन सकता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? अमेरिका में थी। वही अगर सोवियत की व्यवस्था की बात करें, सोवियत की विचारधारा, अमेरिका की विचारधारा क्या है? अमेरिका की विचारधारा है पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र। और सोवियत की विचारधारा इससे उलट थी। सोवियत की विचारधारा है समाजवाद। यहाँ जो है सभी फैसला लेने का अधिकार जो है वो आम जनता को नहीं होता था, सरकार को होता था। इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता था। क्या उत्पादन करना है इसका फैसला आम जनता नहीं ले सकता, सामान्य जनता नहीं ले सकता। इसका अधिकार जो है वो सरकार के पास है। ठीक है, ये पहला व्यवस्था था समाजवाद व्यवस्था, जो विचारधारा जो सोवियत में चल रही है। दूसरी साम्यवाद विचारधारा। साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित थी। साम्यवादी विचारधारा क्या? समानता, सभी लोग बराबर है। ये भी सोवियत संघ में चलता था, जहां सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किया जाता था। सोवियत के दूसरी विचारधारा है साम्यवाद विचारधारा। यहाँ सभी लोगों को बराबर अधिकार दिए गए, लेकिन फैसला लेने का अधिकार नहीं। उत्पादन के मामले में फैसला जो है वो सरकार लेगा। बाकी अगर देश के अंदर अधिकार की बात करा जाए तो वहां सभी को समान अधिकार मिला हुआ है, जितने भी नागरिक है। उसे ही हम साम्यवाद कहते हैं। ठीक, तो दोनों की विचारधारा की बात करें, एक पूंजीवाद विचारधारा मानता है, एक समाजवाद विचारधारा मानता है। अमेरिका पूंजीवाद, सोवियत समाजवाद। अमेरिका जो है वो उदारवाद की तरफ है, लोकतंत्र की तरफ है, ये जो है वो साम्यवाद की तरफ है। ठीक है, तो दोनों की विचारधारा अलग थी। अब एक क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी युद्ध हो रही थी, 1945 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध चला, तो इसी शीत युद्ध आखिरकार तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बना? तीसरा वर्ल्ड वार क्यों नहीं हुआ? तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में क्यों नहीं हुआ? ये दोनों के बीच ये जो तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, इसका कारण समझते। इसका कारण है अपरोध, अपरोध की भावना। अपरोध क्या था? अपरोध का तर्क वह स्थिति है जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते, क्योंकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली होते हैं,
जैसा आपको पता है कि अमेरिका काफी शक्तिशाली है, सोवियत भी काफी शक्तिशाली है, दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि अगर अमेरिका सोवियत से लड़ रहा है तो अमेरिका जीत जाएगा, सोवियत अमेरिका से लड़ रहा है तो सोवियत जीत जाएगा, किसी को ये फिक्स नहीं है। यानी दोनों को पता है कि हम लड़ेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा। तो दोनों इसी तर्क को कहते हैं अवरोध। अवरोध का तर्क क्या है कि दोनों को पता है कि आपस में लड़ने से नुकसान होगा, इसका हम खतरा मोल नहीं ले सकते, इस वजह से वो दोनों आपस में कभी लड़ता हुआ नहीं दिखता, लेकिन लड़ा नहीं कभी, ठीक है, खतरा नहीं लेते, क्योंकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली थे और युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते। सब दोनों को पता था कि युद्ध होगा, उसमें बहुत सारी नुकसान होगी, जान की और धन की बहुत सारी नुकसान होगी, ये समझता था, इसलिए वो युद्ध करने का, खतरा लेने का मोल ही नहीं उठाता था कि खतरा होगा, इस सब के लिए युद्ध ही नहीं करता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गई। जब शीत युद्ध आया तो दो ध्रुव बन गया, यानी दुनिया जो है वो दो ध्रुव में बट गया। कैसे? वह स्थिति जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हो, यानी पूरी दुनिया में शक्ति का दो केंद्र था, या तो आप सोवियत की तरफ जाइए या तो अमेरिका की तरफ जाइए, आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन आगे आता है, लेकिन दो ध्रुव में तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो आप अमेरिका के समर्थन में जाइए या तो सोवियत के समर्थन में चाहिए। तो पूरी दुनिया जो है वो दो केंद्र में बट गया, या तो अमेरिका के समर्थन में जाएगा या तो सोवियत के समर्थन में जाएगा। इसे हम दो ध्रुवीय देश समझते हैं, विश्व समझते हैं, इसे दो ध्रुवीयता कहते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, दो ध्रुवीय देश का अंत, ये जो दो ध्रुव बना था इसका अंत कैसे हो वो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। और ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। यहाँ पे दो ध्रुव कौन है वो आपको बताना चाहिए, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। शीत युद्ध का दौर एक ऐसा ही समय था जब विश्व में केवल दो महाशक्तियां थी, पहली थी सोवियत संघ और दूसरी थी अमेरिका। इस समय को ही दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। दो ही दुनिया थी, एक अलग दुनिया भी थी गुटनिरपेक्ष की, वो आगे देखेंगे। मेनली दो दुनिया थी, दो ध्रुव थी, एक थी सोवियत संघ और दूसरी थी अमेरिका, ठीक है, जो दोनों महाशक्ति थे। अब दोनों महाशक्ति क्या करता था, सो देखो, अमेरिका और सोवियत दोनों महाशक्ति क्या करता था, जो भी छोटे छोटे देश है, पड़ोसी देश है, उस देशों से गठबंधन करता था, उसे अपने साथ में जोड़ लेता था। तो आखिर क्यों ऐसा करता था? जो दोनों देश है वो छोटे देश से, महाशक्तियां छोटे देश से गठबंधन क्यों करता था? सबसे पहला रीजन सैन्य संधि संगठन। एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियां क्या करता था, अपने साथ अन्य देशों को शामिल करना शुरू किया और दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य संधि संगठन बनाए। दोनों देश जो है होते थे अपने अपने साथ छोटे छोटे देश को मिलाते थे और उसके साथ सैन्य संधि करते थे, सेना का संधि करते थे, संगठन बनाते थे। अमेरिका नाटो बना रहा है, वो अपना संगठन बना रहा है, सब अपने तरीका का संगठन बनाता था जिसमें छोटे छोटे देश जो है उसे मिलाया जाता थे। अमेरिका का संगठन सबसे पॉपुलर संगठन है जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो 4 अप्रैल 1949 को बना था। ये डेट भी याद रखना, 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम नाटो रखा गया। और इस नाटो में अभी लगभग कितने देश है, अभी 32 देश इस नाटो से जुड़े हुए हैं, जिसमें फ्रांस है और जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें यूक्रेन है, जिससे रूस और यूक्रेन की लड़ाई आपने सुने होंगे, कितने सालों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वो इसी संगठन की लड़ाई, मेनली यूक्रेन से जो लड़ाई है वो नाटो की लड़ाई है, कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, जबकि यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का देश था, सोवियत संघ से निकला हुआ एक देश है, रूस का पड़ोसी देश है, लेकिन वो अमेरिका के संगठन में शामिल होना चाहता था, शामिल हो गया, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो काफी समय से चलते आ रही है वो नाटो की वजह से ही लड़ाई है। नाटो क्या है, एक संगठन है अमेरिका का, जिसका मेन उद्देश्य है कि रूस को पराजित करना, रूस को मारना, यानी सोवियत को मारना। इस वजह से वो अपना एक संगठन बनाया जिसे नाटो के नाम से जानते हैं। और नाटो का सिंबल कुछ इस प्रकार से नाटो का सिंबल दिखता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें जितने भी देश थे, यानी 32 देश जो शामिल है, स्टार्टिंग में तो 20 देश ही थे, इसके साथ और भी देश जुड़ते रहे, जैसे यूक्रेन अभी लेटेस्ट जुड़ा है। तो इस सभी देश जो थे, इसका मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि एक दूसरे की मदद करेंगे। अमेरिका संगठन करा कि अमेरिका फ्रांस की मदद करेगा, अमेरिका इंग्लैंड की मदद करेगा, इंग्लैंड अमेरिका की मदद करेगा, इसलिए संगठन बनाया गया। सभी सदस्य मिलजुल कर रहेगा, अगर एक पर हमला होगा तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। जैसे आप भी कमेटी बनाते, ग्रुप बनाते, संगठन बनाते, एक पर हमला होगा तो हम सब साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे, इसलिए नाटो बनाया गया था। इसके बाद एक और संगठन बना जिसको हम सीएटो के नाम से जानते हैं, जो 1954 में बना, 1949 में बना नाटो, 1954 में बना सीएटो। सीएटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
जिसे हिंदी में हम जानते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। और इसका उद्देश्य क्या था? साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। जो दक्षिण पूर्व एशिया देश है उससे साम्यवादी विचारधारा से प्रोटेक्ट करना, उससे रक्षा करना। जो साम्यवादी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलते हुए जा रहे थे उससे रक्षा करने के लिए एक सीएटो नाम के संगठन बनाए गए थे। फिर एक और सीएटो बना था सेंटो, जो 1955 में, एक साल बाद 1955 में सेंटो बना, जिसका नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संदेश संघी संगठन, जिसका उद्देश्य था सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। साम्यवाद कहाँ की विचारधारा है? सोवियत की विचारधारा, इसे पूरी दुनिया में फैलने नहीं देना, इसे रोकना। और साथ ही सोवियत को जो मध्य पूर्व का इलाका है, जो मध्य पूर्व का दुनिया का इलाका, यहाँ से दूर रखना, यहाँ से हटा के रखना, यहाँ आने नहीं देना। इसके लिए एक संगठन बनाया गया था सेंटो। अब सोवियत संघ भी कुछ संगति करता है, कुछ संगठन करता है। ये तीनों जो है वो अमेरिका का है, नाटो, सीएटो और सेंटो, ये तीनों अमेरिका कर रहा है संगठन। अब सोवियत संघ जो है वर्षा की संधि करी थी, जो काफी पॉपुलर है, काफी प्रसिद्ध है, वर्षा संधि, जिसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना। वर्षा की संधि करी गई थी जो रूस ने करा था, सोवियत संघ ने करा था, जिसका उद्देश्य था कि नाटो में शामिल देशों के साथ वो मुकाबला कर सके, इसलिए एक संधि करी गई थी, वर्षा संधि। अब सवाल वही उठता है कि महाशक्ति छोटे देशों के साथ संगठन क्यों करते हैं? महाशक्ति अमेरिका, उसे छोटे देश की जरूरत क्यों पड़ रही है? सोवियत शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है सोवियत संघ, उसे छोटे देश की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका रीजन है महत्वपूर्ण संसाधन, उसको संसाधन की आवश्यक, छोटे देश जो है उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, जो संसाधन छोटे देशों के पास होगा वो उसे अमेरिका को देंगे या सोवियत को देंगे। सबसे बड़ा बात, सैनिक ठिकाना देंगे। अगर सोवियत किसी से संगठन कर रहा है, इसका मतलब सोवियत जो है अपनी सेना को उसके देश में, उस संगठन वाले देश में ला सकता है, सैनिक ठिकाना उसे मिलेगा। अमेरिका अगर किसी छोटे देश से संगठन कर रहा है, जैसे अमेरिका यूक्रेन से संगठन कर रहा है नाटो में, तो अमेरिका की सेना आराम से यूक्रेन पहुंच सकती है, यूक्रेन में रह सकती है, यूक्रेन में उसे सैनिक ठिकाना मिलेगा। भू क्षेत्र मिलता है, आर्थिक मदद मिलते हैं, जमीन भी मिलते हैं, पैसे से भी थोड़ा सा मदद किया जा सकता है। ये सब वजह से छोटे देश से वो संगठन करते थे। छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होते थे? ये तो बड़े देश का समझ गए कि महाशक्ति छोटे से क्यों करता था, उसके तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए। अब छोटा देश क्यों महाशक्ति के साथ गठबंधन करता था, उसका क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा उसका फायदा है सुरक्षा का वादा। छोटे देश को ये वादा दिया जाता था, ये प्रॉमिस करा जाता था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अमेरिका के साथ में अगर कोई है तो उसे बोलता था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमारे साथ जितने भी देश है वो सब मिलकर आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, आपको सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, सेना की मदद चाहिए सेना की मदद देंगे, हथियार की मदद चाहिए हथियार की मदद देंगे, आर्थिक मदद चाहिए पैसे की मदद चाहिए पैसे की मदद देंगे। इस सब वजह से छोटे देश जो है वो बड़े बड़े महाशक्तियों से गठबंधन करते थे। ठीक है, अब शीत युद्ध के दायरे क्या थे, शीत युद्ध के लिमिटेशन क्या थे, शीत युद्ध कहाँ पे रुक जाता है, क्या उसका लिमिट पॉइंट है, सीमित पॉइंट क्या है? शीत युद्ध के दायरों से हमारा अभिप्राय है उन स्थितियों से जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध हुआ नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जब लगा कि अमेरिका और सोवियत वास्तव में लड़ लेगा, एकदम तृतीय विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा लड़ाई हुआ नहीं। इसे ही हम शीत युद्ध का दायरा समझते हैं। इसमें बहुत सारे घटना आएंगे। पहला घटना की अगर हम बात करें वो है क्यूबा मिसाइल संकट, जो कब आया था? 1962 में। क्यूबा एक देश है, वहां मिसाइल संकट क्या हुआ था समझते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। क्यूबा अमेरिका के किनारे बसा एक समाजवादी देश था। अमेरिका के किनारे एक देश था, अमेरिका के साथ मतलब किनारे में, और एक समाजवादी देश था। समाजवादी देश मतलब सोवियत विचारधारा को मानने वाला, क्योंकि समाजवाद कहाँ है? सोवियत संघ में है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पर समाजवादी सरकार थी, पर यह अमेरिका के किनारे बसा हुआ था। ये अमेरिका के किनारे था, सरकार सोवियत का था, सोवियत की विचारधारा का था, यानी समाजवाद की विचारधारा का था, जो अमेरिका नहीं चाहता था। इसी वजह से सोवियत संघ को यह डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवादी सरकार को गिराकर वहां अपनी मनपसंद सरकार की स्थापना न कर दे। तो अमेरिका उसे पसंद तो नहीं करता, जाहिर सी बात है। तो सोवियत को ऐसा डर लगने लगा कि कहीं अमेरिका जो है बहुत महाशक्ति है, वो क्यूबा पर हमला करके वहां की समाजवादी सरकार को हटा के अपने पसंद का सरकार ला दे, पूंजीवाद व्यवस्था ला दे। तो इस वजह से जो है रूस क्या करता है, सोवियत क्या करता है, इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें तैनात करने का फैसला कर लिया। अपना मिसाइल जो है वह कहाँ ले गया? क्यूबा पर।
क्यूबा पर मिसाइलें तैनात किए जाने से अब अमेरिका सोवियत संघ के करीबी निशाने में आ गया। अब अमेरिका क्या करा, जैसे सोवियत संघ जो है वो मिसाइल क्यूबा की तरफ ले गया, अमेरिका जो है रूस के यानी सोवियत संघ के जो करीबी इलाके थे, करीबी देश है, वहां अमेरिका भी पहुंच गया। अब अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, और ये खबर अमेरिका तक पहुंचने में 3 हफ्ते लग गए कि सोवियत जो है वो क्यूबा पर अपनी मिसाइल जो है वो तैनात कर रहा है। यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाए और अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, और पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने आए। अब पहली बार ऐसा दिखने को मिला दुनिया में कि दोनों आमने सामने है। क्यूबा में रूस घुस गया है, रूस के करीबी इलाके में अमेरिका आ गया, अपना जंगी बेड़ों को आगे कर दिया है। अब दोनों में लड़ाई देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा लगा कि इस बार युद्ध हो ही जाएगा और शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जा सकता है। ये शीत युद्ध का सबसे चरम पे जाने वाला बिंदु था, जिसमें लगा कि एक्चुअल लड़ाई हो सकती है, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्ति आमने सामने आए। ऐसा लगा कि दोनों में युद्ध हो ही जाएगा। पहला बार ये था कि जब दोनों एक दोनों देशों के सामने आए, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, बात वहीं पे खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरी घटना आती है, वो बर्लिन की नक्शाबंदी है। बर्लिन कहाँ है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है बर्लिन। बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन की नाकाबंदी 1948 में करी गई। 1948 ईस्वी में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू की ताकि बर्लिन पर पूरा नियंत्रण कर सके और अन्य देशों के प्रभाव से उसे बचा सके। इसे ही बर्लिन का घेराबंदी करता है कहा जाता है। सोवियत क्या करता है? बर्लिन पे अपना घेराबंदी कर देता है, बर्लिन के आसपास पूरे बर्लिन को घेर लेता है ताकि वो बर्लिन को बचा सके और बर्लिन पे कोई दूसरा ना आ सके। उसे बचाकर वो अपने संपर्क में रखना चाहता था, अपनी विचारधारा के करीब करना चाहता था। इस वजह से सोवियत जो है वो बर्लिन की तरफ गया। अब तीसरी घटना देखते हैं, 1950 की घटना है, वो कोरिया संकट है। कोरिया यानी दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया जो है। कोरिया में क्या हुआ था? 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। अब कोरिया आपस में लड़ रहा था, लेकिन इसमें कौन घुस रहा है? एक तरफ अमेरिका आ रहा है और एक तरफ सोवियत आ रहा है। 1950 में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा है। एक तरफ जहां उत्तरी अमेरिका का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, वही उत्तरी अमेरिका जहां किम जोंग उन है, उत्तरी अमेरिका का समर्थन कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। वही दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका द्वारा किया जा रहा था। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों महाशक्तियां युद्ध कर रही थी। यानी डायरेक्ट तो दोनों नहीं लड़ रहा था, लेकिन एक के सपोर्ट में, यानी उत्तरी कोरिया के सपोर्ट में सोवियत संघ, दक्षिणी कोरिया के सपोर्ट में अमेरिका, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई कर रहा था। इसे ही हम कोरिया संकट के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं नक्शा में, यहाँ है साउथ कोरिया, यहाँ कौन आ गया था? सोवियत संघ। यहाँ साउथ कोरिया में कौन आया? यहाँ दक्षिण कोरिया में अमेरिका है। अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है और नॉर्थ कोरिया में जो है वो सोवियत है। अब ये दोनों, कोरिया का संकट है, दोनों की आपस की लड़ाई है, लेकिन इसमें कौन आ रहा है? अमेरिका और सोवियत आ रहा है। इसे कोरिया के संकट के नाम से जानते हैं। इसके बाद वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप। वियतनाम जो सोवियत के समर्थक वाला देश है, सोवियत को समर्थन देने वाला देश है, वहां अमेरिका जो है इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, उसके देश में घुस रहा है। 1954 से 75 तक की ये घटना है। 1954 के दशक के आसपास उत्तरी वियतनाम जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, और दक्षिणी वियतनाम जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अभी वियतनाम में भी दो है, एक उत्तरी वियतनाम जिसे सोवियत सपोर्ट करता था और एक दक्षिणी वियतनाम जिसे अमेरिका सपोर्ट करता था। इस दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसे ही वियतनाम संकट कहते हैं। अब वियतनाम में भी दोनों देश आपस में लड़ रहा है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी को कौन सपोर्ट कर रहा है? सोवियत संघ कर रहा है। दक्षिणी को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। यही कहानी है शीत युद्ध की। शीत युद्ध कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, सिंपल से लॉजिक है। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका और सोवियत लड़ रहा है, लेकिन लड़ता नहीं। ऐसे कई घटना होते हैं, क्यूबा संकट हो रहा है, कोरिया संकट हो रहा है, वियतनाम संकट हो रहा है, जिसमें वियतनाम के दो देश लड़ रहे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, लेकिन एक अमेरिका दक्षिणी की तरफ से आ रहा है और उत्तरी की तरफ से सोवियत आ रहा है। ठीक। इसके बाद हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, एक में अमेरिका कर रहा है तो एक में सोवियत कर रहा है, जो 1956 की घटना है। 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप करने की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में और खराबी हो गई। अब हंगरी में क्या है, सोवियत संघ घुस गया, इससे दोनों का संबंध और भी खराब हो गया। ठीक है। अब जो है ये घटना के बाद अब टॉपिक आता है शीत युद्ध और शांति। अब शीत युद्ध अंत की ओर कैसे गया, कैसे शीत युद्ध को अंत हुआ? तो कुछ संधियां हुई, कुछ शांति संधियां हुई।
सबसे पहली संधि जो है वो परमाणु संधि है। परमाणु संधि क्या है? शीत युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा। शीत युद्ध के कारण क्या होता था? दोनों ही महाशक्तियों का, अमेरिका का और सोवियत संघ का, जो सेना पर खर्चा होता था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। हथियार बना रहे हैं, सेना जा रहा है, सेना लड़ रहा है, तो सेना को पर खर्चा होगा ही, तो वो बढ़ने लगा, क्योंकि वह एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जा रहे थे, जिससे खर्चा जो है जाहिर सी बात है बढ़ेगा। इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने तय किया कि वो आपस में समझौता करेंगे और इन हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाएंगे। फिर ये दोनों जो है वो समझौता कर रहा है, क्या लड़ाई कर नहीं रहा है, समझौता कर रहा है। अब दोनों ऐसा सोच रहा है कि कुछ ऐसे हथियार है जो दोनों नहीं बनाएगा, जिससे खर्चा कम होगा। इस दौरान महाशक्तियों ने 3 मुख्य संधियां करी। इसी कारण से दोनों महाशक्तियों ने मिलकर 3 संधि करी। 3 संधि क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला संधि जिसे साल्ट के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, यानी परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं, ऐसी बातचीत जिसमें परमाणु को सीमित करना है, परमाणु को लिमिट करना है। इन वार्ताओं के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने के प्रयास किए। दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौता किया। दोनों ने ये समझौता करा कि अब हथियार, ये वाला हथियार नहीं बनाना, कुछ विशेष हथियार पर रोक लगाए और यह फैसला लिया कि इसके उत्पादन को या तो रोका जाए या तो सीमित कर दिया जाए। दोनों का यह फैसला था, समझौता था, या तो इस हथियार को अब बनाना नहीं है, इसे रोक ही देना है, या इसकी मात्रा कम कर देना है, इसे लिमिट कर देना है कि इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा इस हथियार को नहीं बनाया जाएगा, इसका उत्पादन नहीं होगा। ये समझौता था जिसे हम परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं के नाम से जानते हैं। दूसरा है एलटीबीटी। एलटीबीटी मतलब लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। परमाणु परीक्षण जो होते थे उसको भी सीमित कर रहा है। अब यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। ये एक ऐसी संधि थी जिसमें परमाणु के परीक्षण पर बैन लगाया जा रहा था। बैन कहाँ लगाना कि हम परमाणु का परीक्षण पानी के अंदर नहीं कर सकते और वायुमंडल के बाहर हम परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते। इसके लिए सोवियत संघ और अमेरिका जो है वो संधि कर रहा है। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए। इस पर 3 देशों ने साइन करे थे। इसमें था ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ। कब करा? 5 अगस्त 1963 को। कहाँ करा? रूस की राजधानी मॉस्को। और यह 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गया। 5 अगस्त 1963 को यह साइन हो गया और 10 अक्टूबर से इसे पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया कि यह संधि है कि परमाणु परीक्षण जो है वो हम पानी के अंदर नहीं कर सकते, वायुमंडल के बाहर नहीं कर सकते। इसे ही एलटीबीटी के नाम से जानते हैं। फिर तीसरी संधि जो थी वो परमाणु अप्रसार संधि है, जो बहुत ही प्रसिद्ध संधि है, बहुत फेमस है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परमाणु अप्रसार संधि जिसे एनपीटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनपीटी, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, जिसे परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया है या माना जाएगा जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके हैं। यानी उसे ही परमाणु संपन्न देश माना जाएगा, उससे ही माना जाएगा कि उसके पास परमाणु है, जो 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण विस्फोट कर चुके हैं। 1967 से पहले अपना हथियार का विस्फोट कर चुके हैं। और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकता। जो 1967 तक नहीं कर सके हैं वह अब इसके बाद परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकता है। इस संधि पर 1968 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। 3 शहर में इस पे साइन करा गया। वाशिंगटन जो कि अमेरिका का राजधानी है, लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है और मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है। और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई और इसे 5 मार्च 1970 से लागू कर दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब करा था और दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब करा था। तो भारत के बारे में बताते हैं, भारत ने भी परमाणु परीक्षण करे हैं। भारत जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण, भारत का अगर हम प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करें, प्रथम परमाणु परीक्षण जो कि भारत ने 1974 में करा था, यानी 67 में ये बन गया। इसके बाद 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण करा था जो पोखरण में करा गया था, जिनमें सबसे ज्यादा जो इनको श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत ने जो दूसरा परमाणु परीक्षण करा था, जिसे सफल परमाणु परीक्षण कहा जाता है, दूसरा परमाणु परीक्षण ये 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा करा गया था। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे।
इसके बाद आते तीसरी दुनिया पे। दो दुनिया तो अब समझ गए, शीत युद्ध की दुनिया जिसमें दो ध्रुव है, एक है अमेरिका और एक है सोवियत संघ। ज्यादातर देश जो है या तो अमेरिका के समर्थन में, छोटे छोटे देश नाटो में 32 देश है, या तो कोई सोवियत के संगठन में आता है। लेकिन एक ऐसी विचारधारा भी है गुटनिरपेक्षता की विचारधारा, ना सोवियत संघ को मान रहा है ना अमेरिका को मान रहा है। इस दोनों की विचारधारा से अलग, दोनों को समर्थन देने से अलग, ये गुट निरपेक्षता को मानता है। किसी भी गुट के पक्ष में नहीं है, गुट निरपेक्ष, न इस गुट के पक्ष में न उस गुट के पक्ष में। इसी में भारत भी आता है, हमारा देश भारत इसी में शामिल था उस समय, गुट निरपेक्षता। ठीक है, अब गुट निरपेक्षता से अभी पढ़ाई गुटों से दूर रहना, यानी किसी भी गुट में नहीं रहना, ना सोवियत की तरफ ना अमेरिका की तरफ। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन हुए थे। शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जो दो गुटों में बट रहे देशों को अपने से अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल जितने भी देश थे, इसका एक ही उद्देश्य था कि विश्व में शांति हो। हम अमेरिका की तरफ भी नहीं जाएंगे, हम सोवियत की तरफ भी नहीं जाएंगे, हम शांति को प्रेफर करेंगे, शांति को चुनेंगे, विश्व में शांति हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था कि हम किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग नहीं था। ये मामला जो था वो अंतर्राष्ट्रीय मामले से अलग नहीं था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मामला बन गई थी। इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे। जिसकी शुरुआत कैसे होती है वो समझेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1955 में हुआ। इसमें कई बड़े बड़े महान आदमियों का योगदान है, जिसमें जोसेफ ब्रांज टिटो जो युगोस्लाविया के थे उनका योगदान है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनका योगदान है। गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र देश के थे, उनका योगदान है। सुकर्णो जो इंडोनेशिया के थे, उनका योगदान है गुट निरपेक्ष को बनाने में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है बांडुक में एक सफल बैठक करी गई थी बांडुक में, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की विचारधाराओं का उदय हुआ। ये जो विचारधारा की शुरुआत हुई, इसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जो कहाँ हुआ था, बांडुक में हुआ था। ठीक है, जिसका पहला सम्मेलन अगर हम बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, पहली मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। डेट आपको याद रखना है, कब हुआ था, 1961 में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, जिसमें 25 देश शामिल हुए। जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश थे? गुट निरपेक्ष के पहले सम्मेलन में, पहली मीटिंग में 25 देश शामिल थे। इसके 14वें सम्मेलन में इसकी संख्या 25 से बढ़कर 166 हो गई। जब इसका 14वां मीटिंग आया, तब इस 25 देशों की संख्या जो है 166 देश हो गए। 166 ऐसे देश थे, ना सोवियत की तरफ थे ना अमेरिका महाशक्ति की तरफ थे, और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए, और 15 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल हुए थे। इसके संस्थापक नेता कौन थे? जोसेफ ब्रांज टिटो जो युगोस्लाविया के थे, और इनमें जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के थे, और गुट निरपेक्ष के जो संस्थापक है अब्दुल नासिर थे जो कि मिस्र के थे, सुकर्णो थे जो इंडोनेशिया के थे, एन क्रुमा थे जो घाना देश के थे। इनको संस्थापक नेता माना जाता है। अब गुट निरपेक्ष के बाद एक और भावना थी, पृथकवाद। पृथकवाद क्या होती है? खुद किसी मामले से दूर कर लेना, अलग कर लेना। यानी पृथकवाद से हमारा अभिप्राय ऐसी नीति है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है। कोई देश है अगर इस नीति को फॉलो करता है, तो उस नीति का, यानी पृथकवाद नीति का मतलब ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहता है, किसी भी मामले में पड़ना ही नहीं चाहता है। दूसरे शब्दों में वह किसी अन्य देशों से कोई संबंध ही नहीं रखता। सिंपल भाषा में कहें तो वो किसी देश से कोई मतलब रखना नहीं चाहता, कोई संबंध नहीं रखना चाहता। यहाँ पे सवाल आता है, क्या गुट निरपेक्ष पृथकवाद था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या गुट निरपेक्ष पृथकवाद है? तो बिल्कुल नहीं। गुट निरपेक्ष पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय ऐसी नीति है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय से अलग रखता है। ये अंतर्राष्ट्रीय से अलग नहीं रखता था, ये विश्व शांति चाहता था, उसके लिए एक संगठन था। जबकि गुट निरपेक्षता केवल दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहना, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर नहीं रह रहा, ये दोनों गुट से, सपोर्ट से, समर्थन से, इस सब से दूर रह रहा था, रहने से संबंधित था। बाकी सभी अन्य देशों से गुट निरपेक्ष देशों के अच्छे संबंध थे। वो सिर्फ सोवियत और अमेरिका के गुट से बचना चाहता था, बाकी देशों से इसका संबंध बहुत अच्छा था, बाकी मामलों में भी इसको रुचि थी, बाकी मामलों से इसका लेना देना था। तटस्थता क्या आते हैं? तटस्थता का मतलब होता है युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल न होना। एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम युद्ध में शामिल होना ही नहीं चाहते। तटस्थ देश ना तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और ना उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाते। तटस्थ देश तो वो होते हैं, ना उसको अमेरिका और सोवियत की लड़ाई से मतलब है, ना उसमें भाग लेना, और दोनों लड़ रहा है तो उसको समाप्त भी नहीं करा, वो किसी भी प्रकार से मतलब ही नहीं रखेगा, उसको तटस्थवाद कहते हैं या तटस्थता कहते हैं।
अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता भी तटस्थता है, तो इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि तटस्थ देश वह देश होता है जिसे युद्ध होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता है। वह युद्ध में हिस्सा लेता है, ना ही उसे समाप्त करता, न ले हिस्सा लेता ना समाप्त लेता है, कोई कदम ही नहीं उठाता है। वही गुटनिरपेक्ष जो है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष को बहुत लोग गलत तरीके से समझ लेता है कि पृथकवाद है, देश से अलग हो गया था, मामलों से अलग हो गया था, ऐसा नहीं है। और तटस्थ भी नहीं है कि ना किसी युद्ध से लेना देना ना उसे समाप्त करना, कोई लेना देना, ऐसा वाला भी बात नहीं है। गुटनिरपेक्षता की बात करें तो इसमें शामिल सभी देश ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, पर उसे शांत करवाने के लिए निरंतर कदम उठाए। युद्ध में शामिल नहीं हुआ, ना सोवियत की तरफ से लड़ने गया ना अमेरिका की तरफ से लड़ने गया, लेकिन दोनों के बीच शांति कैसे बने, ये युद्ध कैसे खत्म हो जाए, इसके लिए काफी प्रयास करे, काफी कदम उठाए गुटनिरपेक्ष देश। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष को ना तो हम पृथकवाद कह सकते हैं, ना ही तटस्थता कह सकते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम का समर्थन किया तथा हर गलत कदम का विरोध भी किया। युद्ध शांत करवाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। युद्ध शांत करने के लिए अगर आपसे पूछे कैसे वो युद्ध का शांत कराते हैं, इसका आप एक एग्जांपल बता सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष देश जितने भी थे वो अगर कोई सही काम करा जा रहा था सोवियत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से तो उसका पूर्ण समर्थन देते थे। अगर कहीं भी गलत काम होता था तो उसका पूर्ण रूप से विरोध करते थे, चाहे सोवियत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दोनों हो, इसका वो जो है वो अब विरोध भी करते थे। अब गुटनिरपेक्ष देश ही था भारत, भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था। भारत की विदेश नीति में भी ये बताई जाती है कि भारत की जब विदेश नीति बनाई गई थी तो भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था। भारत को सबसे बड़ा फैसला लेना था, आजाद भारत का सबसे बड़ा जो समस्या था, जब से सबसे बड़ा जो फैसला लेना था वो यही था कि आपको सोवियत संघ और अमेरिका में से कोई एक चुनना है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ना तो सोवियत को चुना और ना ही अमेरिका को चुना। ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा सरदर्द भी था, क्योंकि सोवियत संघ से भारत के रिश्ते शुरू से अच्छे थे। रूस भारत का आज भी एकदम घनिष्ठ मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है। और अमेरिका से भी भारत के रिश्ते अच्छे खराब होते गए हैं। अमेरिका जो है महाशक्ति था, भारत के पास ये भी था कि अगर अमेरिका की तरफ जाता है तो सोवियत से उसका संबंध खराब हो जाएगा, अगर सोवियत की तरफ जाता है तो उसे अमेरिका से सामना करना पड़ेगा। उस समय भारत की हालत ऐसी नहीं थी कि अमेरिका से का सामना कर सके, क्योंकि भारत जो है इंग्लैंड की गुलामी से आजाद हुआ था। भारत में अभी बहुत कुछ बदलना था, बहुत कुछ विकास की जरूरत थी, बहुत कुछ प्रगति की जरूरत थी। इसलिए भारत का ये गुटनिरपेक्ष का जो कदम था इसे बहुत ही सराहनीय कदम माना जाता है। आज भी जवाहरलाल नेहरू को जब भी याद करा जाता है तो उनका ये गुटनिरपेक्ष का आंदोलन जो है वो जितने भी समझदार व्यक्ति जिन्हें समझ है राजनीति के, वो मानते कि ये बहुत बड़ा कदम था। तो गुटनिरपेक्ष और भारत में ये समझते हैं कि गुटनिरपेक्ष से भारत को क्या फायदा था। सबसे बड़ा फायदा भारत की अपनी विदेश नीति हो सकती है, स्वतंत्र विदेश नीति। अगर वो अमेरिका के समर्थन में जाता तो अमेरिका के संगठन में होता, अमेरिका के संगठन वाले देश जो करते हैं, अमेरिका जो करता वो करना होता। सोवियत की तरफ जाता, सोवियत वाले संगठन में होता, सोवियत जिस तरह से कर रहा है, सोवियत की जिस तरह से नीति होती वैसे नीति बनानी होती। लेकिन ये दोनों की तरफ न जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि भारत अपना विदेश नीति बना सकता है और बनाया भी। और दोनों महाशक्तियों का समर्थन था। भारत को इस पर अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, भारत को इस पर सोवियत भी सपोर्ट कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मिली। अगर वो अमेरिका के समर्थन में चला जाता तो अमेरिका के अंदर आ जाता, सोवियत के समर्थन में चला जाता तो सोवियत के अंदर छत्र छाया में रहता। लेकिन दोनों में नहीं गया तो इसकी खुद की पहचान हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान मिली। तो ये भी एक फायदा था गुटनिरपेक्ष का। ठीक है, एक महाशक्ति द्वारा विरोध किए जाने पर दूसरी महाशक्तियों का समर्थन, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। क्या अगर भारत को अमेरिका विरोध करता है तो रूस सपोर्ट करेगा, सोवियत सपोर्ट करेगा, सोवियत अगर विरोध कर रहा है तो अमेरिका सपोर्ट करेगा, ये भी एक फायदा था। और अन्य विकासशील देशों का सहयोग था। और जितने भी विकासशील देश थे जो विकसित नहीं है, जो विकास की प्रगति पे जो विकास कर रहे हैं, वो सब भी भारत के सपोर्ट में थे, भारत के समर्थन में थे। सभी विकासशील देश जो है वो एक समर्थन में थे गुटनिरपेक्ष पे। ठीक है, अब इसके भी आलोचना हुई, आज भी आलोचना होती है, गुटनिरपेक्षता की आलोचना होती है। हर चीज के आलोचक और समर्थक पाए जाते हैं। तो ये गुटनिरपेक्ष जो श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, गुटनिरपेक्ष जो नीति थी, इसके भी आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं। किस तरह से आलोचना करते हैं? सबसे पहला बात जो है कि भारत की नीति में स्थिरता नहीं थी। जो आलोचक है, जो आलोचना करते हैं, उनका ये मानना था कि भारत की नीति में, जो भारत की विदेश नीति बनाई गई, भारत की जो अपनी पॉलिसी थी, अपनी जो नीति थी, उसमें कोई स्थिरता नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, ऐसा उसके आलोचकों का मानना था। भारत की नीति सिद्धांत विहीन है, भारत की जो नीति बनी है इसका कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई मूल सिद्धांत नहीं, ऐसा आलोचक का मानना था।
अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश थी। आलोचक का यह भी मानना था कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नहीं पड़ना चाहता है, इस वजह से गुटनिरपेक्ष की नीति को अपना रहा है। 1971 में सोवियत संघ द्वारा दी गई मदद गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन है। और आलोचक का यह भी मानना है कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष में था, तो भारत फिर 1971 में सोवियत की मदद क्यों ली? आपको 1971 की घटना मालूम होगा, बहुत ही ऐतिहासिक घटना है कि 1971 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा बांग्लादेश पर के समर्थन में पाकिस्तान पे अटैक होता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, बांग्लादेश का जन्म होता है, बांग्लादेश नए देश बनते हैं। इसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान है। जब भारत अमेरिका से पाकिस्तान से लड़ रहा था तो अमेरिका भारत के खिलाफ आया था, लेकिन आपको पता है कि उस समय भी सोवियत संघ ने भारत की मदद करी थी। तो आलोचक का यह मानना है कि भारत सोवियत के समर्थन में नहीं था, न ही अमेरिका के समर्थन में था, तो सोवियत से मदद लेना गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन था, ये आलोचक का मानना है। दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना, आलोचक का यह भी मानना है कि भारत जो है वो चाहता था अमेरिका का फायदा उठाए, वो चाहता था सोवियत का फायदा उठाए, इसलिए वो दोनों से खुद को अलग करा, ये आलोचक का मानना था। अब अगर हम गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को समझे कि आज के दौर में गुटनिरपेक्षता की जरूरत क्या है, उस समय क्या जरूरत थी, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता से हमारा अभिप्राय है कि आज के समय में गुटनिरपेक्षता की जरूरत क्या है, जरूरत से है, इसे ही प्रासंगिकता कहते हैं। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान में आज के दौर में गुटनिरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ और शीत युद्ध अब खत्म हो चुका है। 1991 में सोवियत के टूटते ही शीत युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए अब गुटनिरपेक्षता अप्रासंगिक है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसा विद्वानों का मानना है कि जब युद्ध ही खत्म हो गया, ना सोवियत की कहानी है, ना अमेरिका की कहानी है, ना दो ध्रुव है, ना दो गुट है, ना दो दुनिया है, तो फिर ये गुटनिरपेक्षता की जरूरत क्या है? पर वह देश जो गुटनिरपेक्षता में शामिल है उनके इस बारे में अपने अलग अलग विचार है। जो गुटनिरपेक्ष में शामिल देश है जिसकी संख्या पहले 25 हुआ करती थी, 14वें सम्मेलन में इसकी संख्या 166 हो गई, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। सभी देश का इस विचार से अलग विचार है, उसका अपना अलग विचार। वो ये नहीं मानता है कि शीत युद्ध खत्म तो गुटनिरपेक्षता खत्म, ये बात वो नहीं मान रहा है। ठीक है, अब आज के समय में इसका क्या उपयोग है, गुटनिरपेक्षता का उपयोग क्या है? अगर आप गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होता है, इसका क्या उपयोग है? सबसे पहला, शांति को बढ़ावा देना। अगर आप गुटनिरपेक्ष की तरफ है तो आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप लड़ाई नहीं चाहते, ना आप किसी गुट में हैं, इधर की गुट में भी नहीं, उधर की गुट में नहीं। इसका मतलब कि आप शांति को प्रेफर करते हैं, शांति को बढ़ावा देते हैं, विकास को बढ़ावा देते हैं। अगर लड़ाई ही नहीं होगा तो विकास बढ़ेगा, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो विकास की दर रुकेगी, देश दुनिया में आर्थिक मंदी आएगी, आर्थिक असर पड़ेगा, पैसे का नुकसान होगा, धन का भी नुकसान होगा, जन का भी नुकसान होगा, तो विकास कैसे होगा? तो विकास को बढ़ावा देना है तो शांति को प्रेफर करना होगा, शांति को प्रेफर करना है तो आपको गुटनिरपेक्ष रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा करना, जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होते हैं आप जागरूकता कर सकते हैं, जागरूकता अभियान शुरू करते हैं, अन्य देशों को आप उसके बारे में बता सकते हैं। छोटे देश की स्वतंत्र की रक्षा करना, जो आपसे छोटे देश है उसकी आप रक्षा कर सकते हैं, उसकी आजादी की आप रक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं का मुकाबला करना, जितनी भी समस्या आएगी, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित है, आतंकवाद से संबंधित है, किसी तरह की अगर कोई समस्या तो उसका आप समर्थन भी कर सकते हो, उससे मुकाबला भी कर सकते हो, खुलकर कर सकते हैं। इसलिए गुटनिरपेक्षता की जरूरत पड़ती है। अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। जो अंतिम टॉपिक है वो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। जो शीत युद्ध के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो बनी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो बनी, वो क्या थी? शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया, यानी जो तीसरी अलग दुनिया थी, गुटनिरपेक्षता। ना तो सोवियत है ना ही अमेरिका है, तीसरी अलग, किसी को नहीं मानना, वो गुटनिरपेक्षता है। में शामिल लगभग सभी वह देश जो अभी अभी आजाद हुए थे, जैसे भारत, जब शीत युद्ध हो रहा था तो भारत 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ, भारत 1947 में आजाद हुआ। तो जो अभी अभी आजाद हुए थे और जो गरीब थे, जो अल्प विकसित थे, इसमें भी भारत आएगा। जब आजाद हुआ भारत उस समय बहुत गरीब था, आज भी बहुत अमीर नहीं है, लेकिन पहले जो 47 की भारत है उससे बहुत बेहतर है। 47 की भारत बहुत गरीब भारत थी, अल्प विकसित है। आज भी भारत विकसित नहीं है लेकिन विकासशील है, अल्प विकसित नहीं कह सकते, विकासशील है। उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती
आर्थिक विकास करना था, देशों को गरीब के जाल से बाहर निकालना था। ये जवाहरलाल नेहरू जी की भी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती जो थी कि लोगों में जो गरीब लोग हैं, गरीबी इतनी है, गरीबी से कैसे ऊपर जाया जा सके, गरीबी के जाल से कैसे निकला जा सके, इसके लिए आर्थिक व्यवस्था सुधारनी होगी, आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी। जब पैसा आएगा, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, तभी लोग गरीबी से निकल सकते हैं, अमीर की तरफ हो सकते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था को अपनाना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी कारण जो तीसरी दुनिया थी, तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई, जो आवाज स्वतंत्र था आवाज के उठाने के लिए, तो आवाज उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। और उन्होंने अपनी मांग रखी, उन्हें भी समान अवसर मिलने चाहिए। जितनी अमेरिका को मौका मिलता है, जितनी सोवियत को मौका मिलती है, उतनी ही एक नए देश, स्वतंत्र हुए देश, गरीब देश, अल्प विकसित देश को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन, जिसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुई है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूएन बना 1972 में, यूएन के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन ऑक्टटान, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये जो कहते हैं, इन्होंने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? इन्होंने एक पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक रिपोर्ट पेश करी और इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव थे। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करा यूएन ने, और यूएन के रिपोर्ट में क्या था कि जो पहले की व्यापारिक व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था, उस पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव कर जाए, इसके प्रस्ताव रखे गए थे। अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हुआ। अब ये प्रस्ताव में क्या थे? जो अल्प विकसित देश है वो अपने संसाधन पे पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका मिले। जो भी विकसित देश है, अमेरिका, सोवियत जैसे, फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे विकसित देशों के पास छोटे देशों को मौका मिले कि उसके बाजार में जाके वो मार्केटिंग कर सके, वो अपना सामान बेच सके, वो आयात कर सके, निर्यात कर सके, ये सारा काम वो कर सके। ये यूएन के द्वारा दिया गया था। विकसित देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम हो। जो विकसित देश है, अगर वो आपको अपना टेक्नोलॉजी दे रहा है, आपको अपना प्रौद्योगिकी दे रहा है, तो उसकी भी रेट जो हो, कीमत जो हो, वो कम हो। अल्प विकसित देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में विकसित देशों जितना महत्व प्रदान किया जाए। जितना अल्प विकसित देश है, जिन्हें जितना इम्पोर्टेंस उनको मिलता है, उतना ही इम्पोर्टेंस, जितना विकसित देश को इम्पोर्टेंस महत्व मिलता है, उतना ही अल्प विकसित देश को महत्व मिलना चाहिए। ये सारी बात जो थी वो यूएन के रिपोर्ट में थी। यहाँ तक आपका जो है वो चैप्टर खत्म होता है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या रह जाए तो आप कमेंट कर देना। और इस तरह की और भी वीडियोज के लिए, आगे आने वाली और भी वीडियोज के लिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह के आने वाली वीडियोज के लिए आप क्या करेंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहां आपको इस तरह की और भी वीडियोस, वन शॉट वीडियो मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर फैलाते। मिलते हैं इसी तरह की और भी वन शॉट वीडियोज में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विथ टॉपर सिस्टम। थैंक यू।